आपकी जो संस्था है उसका नाम बहुत अपीलिंग लगा। विशुद्ध, हम सब शुद्ध। ये विशुद्ध हम रहेंगे कैसे? हमें सबसे पहले एक वैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। कुआं आंवला, ये क्या कॉन्सेप्ट, ये क्या लेके अच्छा, आए हो? आंवला एक ऐसा फल है जिसमें केवल लवण टेस्ट नहीं होता, बाकी के पांचों टेस्ट होते हैं। इसी को लेके शायद आपको आंवला मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। केवल सुआंवला की वजह से नहीं कहा जाता आंवला मैन ऑफ इंडिया। आंवला के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। च्यवनप्राश के अंदर मेन इंग्रेडिएंट तो आंवला हो गया जी। वाकई च्यवनप्राश, तो इसमें वाकई में और क्या क्या है आंवले के अतिरिक्त? मतलब अष्टवर्ग में अपने आप में 8 समान होते हैं: जीवक, ऋषभक, रिद्धि, सिद्धि, काकोली, शीर काकोली, मैदा, महामैदा। जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है। अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। बच्चों को जितना हो सके जंक फूड से दूर रखिए। तो आज आपके साथ बात करके बहुत आनंद आया। तो अगर आपके अंदाज में इस बात को कहें तो फिर हम कहेंगे मजा ही तो आ गया। नमस्कार, आयुर्वेदा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत खास जाने वाला है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत गुप्ता। नमस्कार डॉक्टर साहब, पिछले 15 सालों से आयुर्वेद जड़ी बूटियों पे काम कर रहे हैं और आपने बहुत गहन स्टडी, बहुत आपका अध्ययन है और इनको बहुत सारे संस्थानों द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, सम्मानित किया गया। आयुष मंत्रालय ने भी इनको सम्मानित किया और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, ऐसे ग्रुप्स भी इनको समय समय पर इनके आर्टिकल्स उसमें प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान के रूप में स्वास्थ्य को जनता तक पहुँचा रहे हैं। आज सारी बातचीत हम इनसे करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपको जानने के, सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे आपकी जो संस्था है उसका नाम बहुत अपीलिंग लगा। जैसे उसका नाम है विशुद्ध। हाँ जी, हाँ जी। तो विशुद्ध यानी विशुद्ध, विशुद्ध। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। विशुद्ध एक्चुअली हमने ड्राइव किया है WE और शुद्ध है हिंदी का वर्ड। विशुद्ध, हम सब शुद्ध। तो हमने इसको एक टच देने की कोशिश की है। जो अभी आधुनिक काल में हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारी पुरातन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सब सीखते हैं, सभ्यता को, संस्कारों को। और एक नई जो जनरेशन है उनके लिए हमने विशुद्ध का अर्थ वैसे होता है प्योरेस्ट, परिशुद्ध। हाँ जी, जैसे शुद्ध से भी अच्छा। हाँ जी, शुद्ध से भी अच्छा, जैसे मोस्ट वेलकम। तो हमने विशुद्ध ऐसे ड्राइव किया है। शुद्ध है हिंदी और WE इंग्लिश का एक वर्ड हो गया। और ये विशुद्ध हम रहेंगे कैसे? विशुद्ध हम ऐसे रह सकते हैं, हमें सबसे पहले एक वैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया गया है वो हम सब लोगों को सीखना है किसी विशेषज्ञ से। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ मिथ्स एंड फैक्ट्स को लेके। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में, मेरी रील्स में पानी कब पिया जाना चाहिए, सुबह उठ के कितना पानी पीना चाहिए। मैंने वीडियो जैसे बनाई है, कुछ लोग जग भर भर के पानी पी लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक समय के बाद जब वो बीमार हो जाते हैं वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल आयुर्वेदा के तरीके से चलता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान रखता हूँ, पर फिर भी मुझे दिक्कतें हो गई। लेकिन आयुर्वेदा वैसा कहता ही नहीं है। हम लोग अपने आप मान लेते हैं कि आयुर्वेदा वैसा कहता है। और फिर ये भी है कि बॉडी टू बॉडी डिफर करता होगा ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा विशुद्ध, आप उसकी रील भी बनाते हैं, मैं उसी पे आने वाला था। आपने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया स्वयं को, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी रील स्वाभाविक देखते होंगे और वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि एक रील देखने के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो उसमें मज़ा भी आता है और लर्निंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जी जी जी। तो ये जो आपने ये नया टेक्निक, ये नई जो आप लेके आए हैं, क्योंकि एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है, जो स्वास्थ्य है, वो बहुत सीरियस टॉपिक है। उस पर कोई भी बात करेगा तो पहले डॉक्टर के यहाँ पर्चा बनवाएगा जाके, बहुत सीरियसली बात करेगा। और हम किसी जगह जाते हैं, ऐसी में देखते हैं कि पेशेंट बड़ी टेंशन में सब बैठे हुए हैं, तो बहुत सीरियस मैटर है। उसको आप इतने लाइटली लेके आते हैं, कभी लगता नहीं आपको अन्याय कर रहे हैं कुछ? नहीं, अन्याय बिल्कुल भी नहीं है। कायदे से ट्रीटमेंट का तरीका ही यही होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के यहाँ गमीने में समझते हैं ना, कोई व्यक्ति एक्सपायर यदि हो जाता है तो उनके यहाँ जैसे हम जाते हैं, वो तो स्वयं रो ही रहे हैं बैठे हुए, और हम उनके साथ साथ बैठकर रोने लगें तो रोने मतलब और ज़्यादा वो गमीने का वहाँ पे माहौल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भले ही हम ना हंसें लेकिन उसको कंसोल तो कर सकते हैं। तो हमने ये तरीका अडॉप्ट किया है। मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि व्यक्ति को सबसे पहले यदि बीमारी कोई आती है तो उसको ये पता चलना चाहिए, वो ये डिसाइड करने की स्थिति में होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। मुझे फर्स्ट स्टेप लेना है कि मैं फर्स्ट एड घर में कर सकूँ, मैं इस स्थिति में आ सकूँ कि मैं डॉक्टर तक जा सकूँ। और यदि वो बेचारा परेशान है, वो पहले ही इतनी ज़्यादा डिजीज्ड है, इतना परेशान है, रोगालू वो है, और हम उसको और मुँह लटका के कुछ चीज़ें बता दें तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो उसको इतना ईजी हम लोग कर देते हैं कि वो ईजिली समझ ले, टॉप ऑफ माइंड एसोसिएशन में उसकी वो चीज़ चली जाए
बड़ी आसानी से समझ ले, बड़ी बड़ी लाइटली उसको याद रह जाए। और वो वीडियो खत्म होते होते आप क्या कहते हैं, एक बार जरा मज़ा ही तो आ जाएगा। मज़ा ही तो आ जाएगा। क्या बात है। आपने आंवला एक फ्रूट है जी, एक पेड़ पे लगता है, थोड़ा कसैला होता है, खाने में लोग थोड़ा परहेज करते हैं कि क्या खाएं क्यों खाएं, है ना। जनरल ऐसा फ्रूट नहीं है कि हम उसको प्लेट में रख के रोज खाने बैठे, लेकिन उसको आप कहते हैं दवाई भी मिठाई भी। ये क्या कॉन्सेप्ट, सुआ आंवला, ये क्या कॉन्सेप्ट, ये क्या लेके अच्छा आए आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आंवला कशैला नहीं होता। आयुर्वेद अनुसार 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। जैसे कि रेनबो, उसमें केवल 7 प्रकार के रंग होते हैं, उसी में से हजारों लाखों रंग बन जाते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदा में केवल 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, उसी में से हजारों लाखों स्वाद बन जाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें केवल लवण टेस्ट नहीं होता, बाकी के पांचों टेस्ट होते हैं। वो पांचों टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाके उसी प्रकार अपना अच्छा प्रभाव देते हैं अन्य विभिन्न प्रकार की डिजीजेस में। तो मेरी पढ़ाई के दौरान, मेरी रिसर्च के दौरान, तो मैंने पाया कि क्यों ना आंवले पे काम किया जाए। बड़ी सुलभता से मिलने वाला एक फल है, बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम उसको एक इस तरह से परोस सकें, इस तरह से दे सकें, पब्लिक को दे सकें, आमजन को दे सकें कि उससे ज़्यादा बीमारियां उसकी खत्म हो जाएं, आसानी से उसको खा सकें। तो ये जो दवाई भी और मिठाई भी आपने पूछा, ये बेसिकली हमने आंवला को, सुवासित आंवला, ये हमने ग्रंथ से फॉर्मूला उठाया है और उसको आधुनिक काल में उसी तरह से हमने बनाया है जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। हमने इसमें सारंग मधुमक्खी का शहद यूज़ किया है, प्रवाल पिष्टी, सफ़ेद तिल, गुलाब जल, केवड़ा। तो वो बिल्कुल 100% खाने में मिठाई जैसा लगता है। खास बात यह है कि डायबिटिक्स उसको खा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ये करता। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। 110 रोगों में वो कार्य करता है। और उस तरह से मैंने इसका कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट्स का बना दिया है कि वो शरीर के तीनों दोष को, 7 धातुओं को और 5 महाभूता को बैलेंस कर देता है। पूरा का पूरा मानव शरीर इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है। यानी इस दिवाली हम सुआंवला भेंट में दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग हमसे ऐसे ही मंगाते हैं अच्छा, गिफ्ट करने के लिए सुआंवला को एज अ मिठाई। अच्छा जी। अच्छा, इसी को लेके शायद आपको आंवला मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कुछ ऐसा? केवल सुआंवला की वजह से नहीं कहा जाता आंवला मैन ऑफ इंडिया। आंवला के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वो बात अलग है कि आंवला को लेके मेरे जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक सुवासित आंवला जिसको शास्त्रों में राग खांडव बोला जाता है, ये भी मैं बता दूं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है सुआंवला। और दूसरा एक हमारा प्रोडक्ट आता है वाकई च्यवनप्राश। चूंकि च्यवनप्राश का जो बेस है वो आंवला होता है, तो हमने इसका नाम ही वाकई रखा है। वाकई में च्यवनप्राश है, वो भी हमने ऐसा बनाया है जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। वही गिर गाय का देसी घी उसमें यूज़ किया है, पानी अलग से यूज़ नहीं किया है, जड़ी बूटियों का स्वरस उसमें यूज़ किया है। देशी घी यूज़ होने की वजह से सर्दियों में वो इतना जम जाता है कि पाम्स के बीच में रोल करके आप उसको बच्चों को टॉफ़ी की तरह खिला सकते हैं। तो कड़वा या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बच्चों को चॉकलेट जैसा लगता है। अच्छा, यानी हर चीज़ को आप मीठा कर देते हैं। हर चीज़ को मीठा कर देते हैं और हम जीवन को भी मीठा करने की कोशिश करते हैं। वही मेरा कहने का मतलब था कि आपका जो स्टाइल है उसमें आप जैसे जो प्रस्तुति है जो रील के माध्यम से आप देते हैं वो भी मिठास भरी है, और आपके जो आंवला है उसको भी आपने मीठा कर दिया, यहाँ तक कि च्यवनप्राश उसको भी मीठा कर दिया। हाँ जी, उसमें भी हम सारंग मधुमक्खी के शहद से वो बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपने डॉक्टर साहब एक बात कही कि सर्दियों में जम जाता है, यानी गर्मी में भी क्या च्यवनप्राश खाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि गर्मियों में च्यवनप्राश खाया जाना चाहिए, सर्दियों में खाया जाना चाहिए। च्यवनप्राश तो एक रसायन है, इसी वजह से इसका जो बेस है वो आंवला है। प्रकृति आंवले को वर्ष भर में 2 बार देती है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। यानी आप उसको वर्ष में दोनों बार खा सकते हैं। ना उसकी तासीर ठंडे का विचार किया जा सकता, ना गर्म का विचार किया जा सकता। जो अन्य औषधियों के साथ वो मिल जाता है, बशर्ते वो शास्त्रों के अनुसार बना हो, तो वो पूरे वर्ष भर ही खाया जाना चाहिए। हम लोग इसको अपनी वीडियो में बोलते भी हैं कि च्यवनप्राश यदि शास्त्रों की विधि से बना है, लेकिन ये लोगों के मन में एक मिथ है कि च्यवनप्राश सर्दियों में ही खाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट में भी वो उसी समय ज्यादा आता है, उसके ऐड भी उसी समय चलते सर हैं। वो उसी समय ज्यादा चलते हैं। से सब कुछ गवर्न है आजकल। जी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि सर्दियों में हम आइसक्रीम आपको खिलाएंगे, सर्दियों में हम आइसक्रीम का ऐड देंगे, तो विज्ञापन पर ऐड पर अपने आप एक खर्च आता है, तो वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं बनेगी ना। आप आइसक्रीम कितना भी मैं आपको कोशिश कर लूँ सर्दियों में खिलाने की, तो मैं नहीं खिला पाऊंगा। गर्मियों में आपके मन की खुद इच्छा करेगी कि हाँ मैं आइसक्रीम खा लूँ,
तो वही च्यवनप्राश है। लोगों का मतलब नेचर प्रकृति की ऐसी होती है कि सर्दियों में इस तरह की जो औषधियां हैं वो लोगों का मन ज़्यादा करता है खाने का। बट यदि आपको रसायन की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मेरे शरीर को मुझे बूस्टअप करने की ज़रूरत है, किसी विशेष कारण से मुझे इस तरह का औषधि खाया जाना चाहिए, तो आप च्यवनप्राश को वर्ष भर खाइए, आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। खा सकते हैं एक ही च्यवनप्राश, उसको वर्ष भर खा सकते हैं। जैसा आपने बताया च्यवनप्राश के अंदर मेन इंग्रेडिएंट तो आंवला हो गया जी, लेकिन जैसे आपके प्रोडक्ट का नाम आपने रखा वाकई च्यवनप्राश, तो इसमें वाकई में और क्या क्या है आंवले के अतिरिक्त? मतलब जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ये बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब च्यवनप्राश के मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। वो पूछते इस वजह से हैं क्योंकि आजकल इंटरनेटीकरण का ज़माना है। जी, व्यक्ति तुरंत से गूगल करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। हमारा कहना ये है कि व्यक्ति को जनरली अश्वगंधा पता होता है, शतावर पता होता है, गिलोय पता होता है, हल्दी पता होता है, ये 4-5-6 नाम आजकल सब लोगों को याद है, नीम, तुलसी वगैरह। लेकिन च्यवनप्राश के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जैसे कि अष्टवर्ग है। अष्टवर्ग में अपने आप में 8 समान होते हैं: जीवक, ऋषभक, रिद्धि, सिद्धि, काकोली, शीर काकोली, मैदा, महामैदा। अब मैं अगर आम व्यक्ति को ये बताने लगूं कि ये क्या होता है, फिर अगला प्रश्न आएगा जी इनसे होता क्या क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि इसके कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। बस मैं आम जन से भी इस क्वेश्चन के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप कोई OTC प्रोडक्ट जैसे खांसी का बिकने वाला आयुर्वेदिक सिरप है या कोई च्यवनप्राश है उसके बारे में सुनते हैं तो हल्का फुल्का उसके बारे में आप जरूर जान लीजिए। उसके अंदर तक इतना घुसने की कोशिश ना करें कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि गूगल। डॉक्टर साहब मैंने आपका एक वीडियो देखा है, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, जिसमें आप किसी मैंगो जूस के बारे में कुछ बता रहे हैं जो पैक्ड हैं, जो टेट्रा पैक में आते हैं। जी जी। तो उसमें हम लोग जब जनरली शॉप पे जाते हैं तो हम उस पे मैंगो बना है ये देख के ही उसको ले लेते हैं और उसका इंग्रेडिएंट हम कभी नहीं देखते। लेकिन च्यवनप्राश का हम पूछेंगे आपसे कि इसमें क्या डाला हुआ है। तो इसी वजह से कई बार बड़ी इस तरह की स्थिति भी हो जाती है। कोई पेशेंट, कोई कस्टमर मतलब हमारे ऑपरेटर्स के साथ इतनी बहस करनी शुरू कर देते हैं, जी मुझे अगर आप बताएंगे मैं तभी तो डिसाइड करूंगा। तो हम ये कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में इतने एक्सपर्ट हैं कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स जान के डिसाइड करेंगे, फिर तो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पहले से ही पता होने चाहिए थे। खुद भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, खुद भी ट्रीटमेंट ले सकते थे। और यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आप ट्रेन में बैठ रहे हैं, आप ये कहें कि मैं पहले ड्राइवर का इंटरव्यू लूंगा, पहले मैं उसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानूंगा, तो आप क्या चल पाएंगे उसमें? तो ये उसी तरह से है। बड़ी सहजता से मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। एक आपने बीच में बात बताई हमें कि बच्चों को एक कैंडी के रूप में बना के हम उसको दे सकते हैं। तो जैसा च्यवनप्राश का है जनरली मैच्योर लोग खाते हैं 40 प्लस, उसके बाद के लोग, तो जैसे बच्चों को भी हम देना चाहिए? हाँ, बच्चों को दे सकते हैं। 3-4 वर्ष का जो बच्चा है उसको आप आधा स्पून पर डे, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार च्यवनप्राश दे सकते हैं, बशर्ते वो शास्त्रों की विधि से बना हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाकई च्यवनप्राश हमने नाम ही इसी वजह से रखा है कि वो वाकई में च्यवनप्राश, वाकई च्यवनप्राश हो तो दें, अन्यथा थोड़ा सावधान। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हमारा च्यवनप्राश ही मार्केट में अच्छा है, और बहुत अच्छी कंपनीज के च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल हैं, बट फिर भी हमने उसका जो प्राइस वगैरह रखने की कोशिश की है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश की है। हालांकि कई बार वो लोगों को, कई लोग कह देते महंगा है, मार्केट में 200-300 रुपये किलो वाले भी च्यवनप्राश आ रहे हैं। तो जरा आप ये सोचिए तो सही कि उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है, बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग कितना है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, 4 लेवल पे लोगों के मार्जिन, तो वो च्यवनप्राश कंपनी को पड़ता कितने में होगा जो 200-300 रुपये किलो बिक रहा है। तो इसी वजह से ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधा सीधा सा गणित है जो हमें समझने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं एक खास बात और बता दूं, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, वाकई च्यवनप्राश के साथ एक हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड में जो हमारे पास है केवल, कि सोने का वर्क सर्टिफाइड हम अलग से साथ में देते हैं। वो सोने का वर्क आप सर्टिफिकेट में से निकालिए, च्यवनप्राश में मिलाइए, ताकि आपको पता चले जो मार्केट में सोना चांदी के नाम पे च्यवनप्राश आ रहे हैं उनमें आपको क्या पता सोना है कि नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि सोना मैंने अपने हाथ से मिलाया च्यवनप्राश में। एक महिमा अलग से होती है आयुर्वेद में। ये तो बड़ी कमाल की बात है आपने जो बताई है कि सोना अपने हाथ से मिलाएंगे। अपने हाथ से मिलाएंगे, सर्टिफिकेट में से आप सोने का वर्क निकालिए, च्यवनप्राश पे रखिए, मिलाइए, और उसको आराम से खाते रहिए जब तक वो खत्म। यानी सर्टिफाइड सोना भी आपको च्यवनप्राश के साथ अलग से हम रख के देते हैं। क्या बात है जी। और बच्चों के साथ साथ इसको जो है यूथ्स को लेना ही चाहिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, मतलब 100 वर्ष तक के बुजुर्ग इसको ले सकते हैं। अब ये मत कहिएगा सर 100 वर्ष से ऊपर वाले क्या करेंगे, 100 वर्ष से ऊपर के भी कुछ लोग हैं, उनको तो सही मायने में च्यवनप्राश की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने 100 वर्ष देख चुके हैं। वो 100 वर्ष तक अगर जी लिए तो उसका मतलब वो सब चीज़ें जीवन के बारे में वो जानते हैं जो बेहतर से बेहतर उनको खाना चाहिए। ये तो खैर मैंने मजाक के तौर पर बात कही। ठीक बात है।
तो डॉक्टर साहब, एक मेरा मुझे थोड़ी जिज्ञासा है कि जैसे हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि जो आज का जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत पॉल्यूटेड एयर है। अब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेना ही है। वाटर जिस फॉर्म में आ रहा है हमें लेना ही है, तो उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज आप अपनी रील्स के माध्यम से हमें संदेश देते हैं लोगों को, लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि और कैसे अपना ध्यान रखें। जैसा कि आपने कहा कि हम जैसे हवा है, पानी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च इंजन पर बैठे रहना। यानी मैं नाम जैसे गूगल हुआ, उस तरह के और बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उसको अवॉइड ज़रूर करें, क्योंकि ये वहाँ हम चीज़ें जरा सी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो इतना ज़्यादा राज बन जाती है हमारे जीवन के लिए कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो बस मैं सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप रील्स के माध्यम से किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर को, किसी की भी विषय के विशेषज्ञ को फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर फेथ करके चलिए, उसको कुछ दिन तक समझिए वो कहना क्या चाहते हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि वो अगर आपको कोई चीज़ बता रही हैं और आपने कहीं वो चीज़ वर्षों से 10-20 वर्ष से सुनते आप आ रहे हैं, तो आप उनकी बात को गलत ठहरा देते हैं। तो कई बार चीज़ें जीवन में ऐसे चलती रहती हैं जो 10-20 वर्षों से हम लोग गलत अडॉप्ट कर रहे होते हैं और हम उस विषय के विशेषज्ञ को ही गलत बताने लगते हैं, बेवकूफ़ बताने लगते हैं। आजकल ये बात मैं इस वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम अपने कमेंट्स में भी देखते हैं। अन्य डॉक्टर्स भी जब हमसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, वो भी कहते हैं कि दर्शक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और एट द डे एंड जाके वो पाते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया था, हम तो बीमार हो गए, और फिर वो दोष देते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, कि सर हमने तो ऐसा किया था और वैसा हो गया। पद्धति पे उंगली उठा देते हैं, पद्धति पे उंगली उठा देते हैं। हम लोग खुद कहते हैं जी आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। अरे भैया, आप जो विषय का विशेषज्ञ है, जिसने 10-20 वर्षों तक पढ़ाई उसकी की है, ग्रंथ पढ़े हैं, वो तो आप उनकी बात गलत मान रहे हैं और खुद आप कह रहे हैं जी आयुर्वेद में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। आयुर्वेद को या होम्योपैथ को या किसी अन्य पैथी को आप जानते कितना है। बिल्कुल ठीक। तो मैं वही बात कहना चाहूँगा। अब अगला प्रश्न आता है कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो और बेहतर हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें तो चाहिए कि आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है, बहुत ज़्यादा हम सैलेड, वाओ हम तो सैलेड खाएंगे, हम तो सैलेड पर रहते हैं, हमें अपना वेट लूज करना है, सैलेड खाएंगे। आयुर्वेद में सलाद खाना जैसा जो एक ट्रेंड है वो कहीं भी नहीं है। विशेष स्थितियों में आप सलाद खा सकते हैं। आपके पेट को मोटे तौर पर किसी चीज को, वस्तु को, खाद्य पदार्थ को पचाने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि आप उसमें कच्चा भोजन डाल लेंगे तो पहले तो वो उसको पकाएगा, आप उसको पचाएगा कब? उसको पचाने का समय ही नहीं मिलेगा, तो वो केवल पका के छोड़ देगा, पचाएगा कब? तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से IBS, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है संग्रहणी, लोग कहते हैं जी मैं खाता हूं और मैं जब सुबह को वॉशरूम जाता हूं मुझे अपने पॉटी में अध कचरा भोजन निकलता हुआ मिलता है। बहुत n नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि लोगों को जड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई, स्प्राउट जिसको बोलते हैं। तो वो वही है कि यदि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से आप बचिए। आयुर्वेदों में ऐसा सिद्धांत नहीं है, आप जितना हो सके वो पका हुआ भोजन खाइए। और यदि आप किसी विशेष कारण से अधपका भोजन खाना चाहते हैं तो पानी को आप उबालिए, उसमें कच्ची सब्जियां डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए। वो एक तरह से उसमें अग्नि का अंश भी आ जाएगा, क्योंकि पानी जो पका है, बॉयल हुआ है, वो अग्नि का अंश के साथ पका है। उसमें आपने सब्जी को डाल दिया, वो पक भी जाएंगी, और लेकिन उसमें इतने मसाले वगैरह नहीं जाएंगे। आप उसमें हल्का सा नमक, नींबू लगा के उसको खा सकते हैं। तो आप एक तरह से मसालों से भी बच गए, आप एक तरह से ऐसे भोजन से भी बच गए जो आपको ना पचे, और आपने उस सिद्धांत पे काम भी कर लिया कि आप अपनी बॉडी का वेट भी लूज़ करना चाहते हैं। यदि अतिरिक्त आपकी बॉडी में वेट है या टॉक्सिन्स वगैरह पड़े हुए हैं, उससे भी बच सकते हैं। दूसरा, ये आजकल ट्रेंड चल गया है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें? 2 पत्ती नीम की डाल लीजिए, 1 पत्ती तुलसी की डाल लीजिए, आप उसमें लौकी डाल दीजिए, फिर हल्दी डाल दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। कई बार वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं जब व्यक्ति कहता है कि सर कुछ तो बता दीजिए अच्छे के लिए, लेकिन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का कोई तरीका ऐसा नहीं होता। आपने एक बहुत बड़ा कुआं, एक मिनरल पानी का बिस्लरी का भर लिया और एक बूंद आपने उसमें नाली के पानी की डाल दी, तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से ये है कि आप ये जो चीज़ें खाते पीते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई जो करने का तरीका है आयुर्वेद में, वो है लंघनम परम औषधम। आप उपवास कीजिए तरीके से। आप पूरे दिन में 2 से 3 बार छाछ मट्ठा ले सकते हैं। दही नहीं लेनी, दही और मट्ठा अलग अलग होता है। आप बॉइल्ड वाटर ले सकते हैं और सादे पानी में डाल के शहद ले सकते हैं। उबले हुए पानी में डाल के शहद भी नहीं लेना है, वो भी एक विष की तरह कार्य करता है, गुण उसके कम हो जाते हैं, शरीर में जाके नुकसान करता है।
तो ये 2-3 चीज़ें मैंने इस वजह से आज टच की हैं कि जनरली ये बहुत समाज में देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड आजकल चल रहा है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। डिटॉक्सिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लंघन कीजिए, 4-5-6 दिन तक आप केवल जौ की रोटी खाइए, छाछ ले लीजिए, शहद ले लीजिए। आपने देखा होगा पुराने समय में जो ऋषि महर्षि होते थे वो पूरा पूरा दिन शहद पे रह लेते थे। तो ये इसी तरह से है, ये शहद जो है वो पूरे दिन की कैलोरीज की पूर्ति कर देता है और बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई हो जाती है। आपने जो विषय उठाया सलाद को लेके, आपने सलाद पे प्रश्न चिन्ह जैसा लगाया, मुझे सलाद पे आपकी एक रील ध्यान आ गई। हालांकि रहीम जी ने कहा है खीरा सिर से काटिए, जी जी जी, मलिए नमक लगाए, ऐसी कुछ उन्होंने एक दोहा लिखा है। जी जी जी। लेकिन आपने कहा कि खीरे को काटने से उसके कड़वेपन का कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, मैं मिथ्स एंड फैक्ट्स पे काम करता हूँ ना। मैंने कहा संबंध इस वजह से नहीं है कि खीरे के अंदर क्यूकरबिटेसिन नामक एक पदार्थ होता है। वो क्यूकरबिटेसिन जब टहनी से लगा रह जाता है तो खीरे के अंदर आ जाता है, जहाँ से वो टहनी से जुड़ा हुआ है उतने वाले पार्ट में कड़वापन आ जाएगा। और यदि वो टहनी से ज़्यादा देर तक, बेल पर ज़्यादा दिन तक लगा रह गया तो पूरा का पूरा खीरा भी कड़वा हो सकता है। आप ऐसे खीरे को चाहे पूरे दिन रगड़ते रहिए, उसका कड़वापन नहीं जाएगा। तो मेरी ये वाली रील जो है वो सबसे पहली रील थी जो वायरल हुई थी, मिलियंस में गई थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी रील सबसे पहली है जो मिलियंस में गई थी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला था लोगों का, लोगों ने इस बात को समझा और लोगों ने मुझे प्रैक्टिकली आके बताया कि सर हम तो, मेरी वही वाली बात हो गई कि जब से हम बचपन से पैदा हुए हम करते आ रहे हैं चीज़ों को गलत, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को समझा कि ये क्यों कह रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, बाद में 3 रील्स और बनाई, मैंने खा के दिखाया कि देखिए मैं को ये जो जहर जैसा झाग जैसा निकलता है मैं इसको चाट के दिखाता हूँ। अगर ये इतना कड़वा होता तो मैं चाट ही ना पाता, बोल भी ना पाता। तो आप उसको, मैं सब लोगों से फिर आज एड्रेस कर रहा हूँ कि जो आप खीरे को घिसने के बाद झाग जैसा निकालते हैं उसको जरा चाट के देखिए, बिल्कुल फीका होता है, उसका खीरे के कड़वेपन से कोई संबंध नहीं होता उसका। ऐसा बचपन में हमने जो किताबें पढ़ी उनमें कहीं दोहे आते थे, वो कई बार चीज़ें इस तरह की होती हैं, जैसे कि एक प्रचलन चला हुआ है कि खड़े होके आप अगर यदि पानी पिएंगे तो घुटनों में आपके दर्द बैठ जाएगा। और वो सीधा सीधा आपके जो है घुटनों में चला जाता है। भैया डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कौन सा तरीका है कि आपने मुंह से पानी पिया और वो सीधा आपके घुटनों में चला जाएगा। आपने एथलीट्स को देखा होगा, एथलीट्स जो होते हैं धावक, वो तो बेचारे जिंदगी भर दौड़ते हुए पानी पीते हैं, तो उनके तो घुटने बैठ जाने चाहिए थे, खत्म ही हो जाने चाहिए थे उनके घुटने। तो ये सिर्फ एक प्रचलन चल जाता है, जिन लोगों ने ये प्रचलन चलाया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो जो अपनी जगह कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं जिस विधा को लेकर कार्य कर रहा हूँ तो मैं भी उस पर बिल्कुल डेड श्योर हमेशा रहता हूँ कि मैं वो साइंटिफिक एस्पेक्ट पे कहता हूँ। तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को समझा पाते हैं। वो आप लोगों का प्यार है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सीरियस नोट पे आते हैं। जैसे एक हम प्रौढ़ हमारे बहुत सारे दर्शक हैं होते हैं, तो उनको कई बार हम, क्योंकि आयुर्वेदा ऑनलाइन पे हमारे पास बहुत क्वेरीज भी आती रहती हैं, तो उनको 2 तरह की मेन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो फेस करते हैं वो। तो एक तो उनको जॉइंट्स की बहुत इश्यूज़ रहते हैं जब ओल्ड एज में या एज बढ़ने के साथ साथ, और दूसरा उनको रहता है पेट की प्रॉब्लम। ये पता नहीं बहुत कॉमन है पेट की प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमारे जो थोड़े मैच्योर या इस लेवल के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ आप सुझाव या टिप्स दें तो। हाँ जी, देखिए अगर आपको इनिशियल लेवल की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट है, एक हमने बनाया है सुआंवला, जिसका जिक्र भी मैं अक्सर करता हूँ। उसमें चूंकि सफ़ेद तिल वगैरह लगा होता है तो वो स्निग्धता प्रदान करता है आपके जॉइंट्स को, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन लेटर ऑन स्टेज अगर आपको है तो चिकित्सक से आप संपर्क कीजिए। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि दर्शकों को मैं घरेलू उपचार के तौर पर कुछ बताऊं, तो उसके लिए ये है कि दूध में हल्दी डालकर चुटकी भर बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा आयुर्वेदा में अभी हाल ही में मैंने उस पर एक रील भी बनाई थी, जड़ी बूटी आती है पंसारी के यहाँ ईजिली आपको मिल जाएगी, सुरंजान श्री। सुरंजान श्री देखने में कुछ सिंघाड़े जैसी होती है। श्री आयुर्वेद अनुसार मैं यदि बात करूँ तो मीठा को कहते हैं। सुरंजान 2 तरह की आती है, सुरंजान तल्क और सुरंजान श्री। सुरंजान तल्क में कड़वा स्वाद होता है, श्री में मीठा स्वाद होता है। और वो आप मार्केट से ले आइए, घर में ला के उसको पीसिए, 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगी। जो लोग कहते हैं घुटनों में मेरे आवाज़ आनी शुरू हो गई है, बहुत एक कॉमन ये बीमारी हो गई है घुटनों में आवाज़ आने की। आजकल तो बड़ी अर्ली स्टेज में बच्चों तक को घुटनों में आवाज़ आने लगी है। तो यदि आपके घुटनों में आवाज़ आने लगी है तो जो हमारी माएँ, हमारी दादी अम्मा घर में पंजीरी बनाती थी पहले, गोंद के लड्डू, वो आप गोंद के लड्डू खाइए, बड़ा अच्छा काम करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम तो बड़े डाइट कॉन्शियस हैं, शुगर कॉन्शियस हैं, नहीं खाते मीठा, तो आप मखाना और गोंद आटे के, गेहूं के आटे में उसको बनवा लीजिए, मीठा उसमें मत डलवाइए, उसके साथ आप खा सकते हैं।
उस तरह से लड्डू बनवा के बिना चीनी, फीकी पंजीरी होगी बिना मीठा डाले। और यदि फिर भी आप चाहते हैं कि उसमें मीठापन भी होना चाहिए, तो आयुर्वेद में एक पत्ता होता है मधुपर्णी, जिसको आम भाषा में बोला जाता है स्टीविया लीव्स। गन्ने से, हाँ, गन्ने से 2000 गुना तक ज़्यादा वो मीठी होती है। अच्छा। हाँ जी, उसकी आजकल मार्केट में ड्रॉप्स भी आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, टैबलेट्स भी आ रही हैं। वो आप लीजिए, वो आप उसमें पंजीरी में लड्डू में डाल सकते हैं। तो इस तरह से नेचुरली आप जोड़ों के दर्द से, कट कट की आवाज़ आने वाली स्थिति से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि ज़्यादा, ये मैंने एक हेल्पिंग ट्रीटमेंट की तरह बताया है, क्योंकि अगर कुछ लोगों का मानना ये है कि आयुर्वेदा में हर चीज़ का घरेलू इलाज होता है, कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने के लिए या विद्वता दिखाने के लिए कह दिया कि हर चीज़ का इलाज रसोई में है, सारे इलाज है। ऐसा नहीं है, किचन में ही है। अगर ऐसा किचन में होता तो फिर आयुर्वेद की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, तो फिर उसमें रसायन इतने सारे होते हैं, इतने सारी औषधियाँ होती हैं हजारों लाखों, तो फिर तो ऋषि महर्षि को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं थी, डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं थी। तो ये बात मैं बड़ा सहजता से इस वजह से एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि कई बार दर्शक जो है वो फॉल्स इंप्रेशन में आ जाते हैं। हर चीज़ का वो ये सोचते हैं कि घरेलू इलाज मिल जाए। घरेलू इलाज हर चीज़ का पॉसिबल नहीं है। पेट की प्रॉब्लम के लिए जहाँ तक बात है, उसके लिए मैं हमेशा चीज़ें कहता हूँ, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं, और 5 प्रकार की वायु वो इस प्रकार की होती है कि वो हमारी किडनी डिजीज़ तक को पैदा कर देती है। मैं चूँकि मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मुझसे तो शायद अच्छा आयुर्वेदा के परिप्रेक्ष्य से यदि मैं बात करूँ तो कौन बता पाएगा। तो इस वजह से उदान वायु और अपान वायु, अपान वायु मीन्स जो आपकी नीचे की ओर से, जिसको हम कहते हैं गैस पास होना, वो होती है हमारी अपान वायु, और जिसको आम भाषा में हम कहते हैं डकार, वो होती है उदान वायु। तो यदि 2 वायु अच्छी तरह से आपकी चल रही हैं शरीर के अंदर, तो बहुत कम संभावना है कि पेट से संबंधित आपको कोई रोग होगा। उसके लिए आप त्रिफला ले सकते हैं, उसके लिए आप आंवला ले सकते हैं पिसा हुआ, और यदि आपको डकार, जिन लोगों को लगता है कि गैस ऊपर से पास नहीं हो रही, उसके लिए आप अजवाइन लीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। या फिर बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं हींग वाष्टक चूर्ण, हींग से बना हुआ वो चूर्ण होता है, वो आप आधा चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ ये चाट के खाइए, वो बड़ा अच्छा काम करता है। हींग वाष्टक चूर्ण, हींग वाष्टक चूर्ण। और यदि आपको लगता है क्रॉनिक लेवल की प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सादा हींग अपनी रसोई में से लीजिए, अगर वो बहुत जैसी भी वो क्वालिटी का है, उसको पानी में आप घोल लीजिए, हल्का सा आप उसमें रुई डिप कीजिए, अपनी नाभि में लगा के छोड़ दीजिए, 5 मिनट आराम से लेट जाइए, आपको अच्छे से गैस पास हो जाएगी, काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा आपको। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हींग का प्रयोग बताया, मुझे ध्यान है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो रुई का फाया हींग या उंगली से उठा के नाभि में लगा के, और मैंने खुद देखा कि रोते हुए बच्चे को चुप होते हुए, उसको दर्द हो रहा है, शायद वो इसलिए रो रहा है, और वो फिर इसके प्रयोग के बाद वो चुप हो जाता है। तो ये बहुत, मतलब इतना इफेक्टिव है कि उसको नाभि में ऊपर से लगाने से, यानी उसको इनटेक नहीं करना, खाना नहीं है, तब भी वो इतना असरदार है। हाँ, चलिए आज आपको मैं बहुत सीक्रेट बात और बताता हूँ कि ये हींग वाला जो फॉर्मूला है, इससे केवल छोटे बच्चे ही चुप नहीं होते, इससे बड़े बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, जिनको एंजाइना पेन हो जाता है, आपको लगता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और हमारे पास 2-4 मिनट का समय है डॉक्टर के पास ले जाने तक के लिए, आप हींग रसोई में से लाइए, करीब इतना सारा 1 चम्मच भर के, उसको पानी में घोल लीजिए, अच्छी तरह से मथ लीजिए 1-2 मिनट तक, और उस व्यक्ति के आप अच्छी तरह सीने पे लगा दीजिए, साइड में लगा दीजिए, और इस वाले पार्ट पे किडनी के दोनों साइड में लगा दीजिए। आप देखेंगे काफ़ी हद तक एंजाइना पेन जो है वो कम हो गया, इमरजेंसी का जो टाइम है वो घट गया है, और आपको डॉक्टर के पास ले जाने का समय आपको ज़्यादा मिल गया है। आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि हाँ, ये काफ़ी स्टेबल स्थिति में है। क्या बात है, आपने तो एकदम समाधान सा कर दिया, क्योंकि आजकल ऐसे केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं। तो मैं इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हींग जो है, और हींग मैं बता दूं, इसी वजह से सुआंवला जो है, हम उसके साथ साथ अच्छा ईरानी हींग फ्री भी देते हैं, अच्छा स्कीम के तौर पे। वो इसी वजह से देते हैं कि लोगों को अक्सर अच्छा हींग मिल नहीं पाता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेदा में, वो 250 रुपये का 10 ग्राम हींग होता है, 25,000 रुपये किलो का, वो हम कई बार फ्री देते हैं, इसी वजह से कि आप उसको अपने भोजन में छौंक के तौर पे यूज़ कीजिए और दवा के तौर पे भी यूज़ कीजिए। दवा के तौर पे कैसे यूज़ किया जाए, तो जैसे मैंने बताया है, गैस्ट्राइटिस में हींग को वैसे यूज़ कीजिए, एंजाइना पेन में, हार्ट की दिक्कतों में यूज़ कीजिए, और बस मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मेरी तरह दर्शक बोल उठेंगे कि मज़ा ही तो आ जाएगा। क्या बात है, दर्शकों मज़ा ही आ जाएगा।
डॉक्टर साहब, एक मुझे, ये तो हमने बुजुर्गों की बात की, सब आपने फिर बताया कॉमन सभी के लिए, एक मुझे है कि थोड़ा कंसर्न, जैसे बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को घरों में बहुत देखा जाता है, पसंद किया जाता है, जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, और रीज़न वही कि उनको फिर बहुत तरह की बीमारियाँ, इवन मैंने इतने केसेस देखे हैं कि उनको शुगर तक होने लगी छोटे छोटे बच्चों को, और आजकल तो कोविड के बाद हार्ट अटैक के भी बहुत केस बहुत यंग एज में सुनने में आए। तो हमारे बच्चों को ऐसी क्या टिप आप देना चाहेंगे जिससे कि उनको या उनके माता पिता को उनकी केयर करने में मतलब वो सावधानी रखें तो उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसा कुछ टिप हमारे दर्शकों को? देखिए, सभी माताओं से सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं, स्तनपान ज़रूर कराएं। यदि किसी कारणवश आपको दूध नहीं बन रहा, वो बात एक अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल मैं देखता हूँ माएँ इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिगर वगैरह को लेके, कि वो बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं। तो एक तो ये गलती बिल्कुल मत करें। दूसरा, एक आजकल बड़ा मिसकंसेप्शन चल गया है आधुनिक चिकित्सा में कि बच्चों की मालिश ना करें। बच्चों की मालिश करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े जर्नल्स में, जो अमेरिका के जर्नल्स तक हैं, उन्होंने तक माना है कि बच्चों की मालिश करने से, वो चाहे आप अच्छा सरसों का तेल ले लें या फिर तिल का तेल ले लें, बहुत अच्छा लाभ होता है बच्चों की अगर मालिश आप करते हैं। वैसे जनरली घरों में की जाती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे पास माएँ आती हैं, वो अवॉइड करती हैं कि सर मैंने तो सुना था ऐसा हो जाता है, बच्चे का रंग काला पड़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है ये सर। ऐसा बहुत लोगों से मैंने भी सुना कि स्किन पे आप कुछ लगाओगे वो बॉडी के अंदर तो जाएगा नहीं, तो ऐसे लॉजिक देते हैं लोग। हाँ सर, देखिए, बॉडी के अंदर ना जाने वाली क्या बात है। बॉडी के अंदर से जब पसीना निकल रहा है पोर्स में से, तो जो चीज़ अंदर से बाहर आ रही है, बाहर से अंदर जाने का भी तो प्रोसेस है ना उसका। तो वो क्या प्रोसेस है, वो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि बच्चों को जितना हो सके जंक फूड से दूर रखिए। अगर बच्चा जिद करता है बर्गर खाने की, तो घर में उसको बना के दीजिए। बच्चा जिद करता है पिज़्ज़ा खाने की, घर में उसको बना के दीजिए। बच्चा जिद करता है नूडल्स खाने की, तो घर में उसको बना के दीजिए। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि आजकल मार्केट में जो भी इस तरह के एडिबल प्रोडक्ट्स आते हैं फास्ट फूड, जंक फूड के तौर पर, उनमें अजीनामोटो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि वो धीमा जहर, कई कंट्रीज़ ने उसको बैन किया हुआ है। और वो इतना ज़्यादा, मतलब आप मार्केट से जाएंगे, मार्केट में ऐसा कोई नपा तुला तो तरीका होता नहीं कि वो उसको नाप तोल के डाल रहे हैं कि बॉडी के अंदर वो इतना जाना चाहिए वो। लेकिन आपने उसको नाप तोल के डाल भी दिया, यदि आपने बच्चे को उस तरह के फूड बदल बदल के महीने में 4-5 बार खिला दिए, तो 4-5 बार तो वो बॉडी के बच्चे के अंदर चला गया ना, तो वो धीरे 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 बॉडी में समाता चला जाता है। एक तो वो बीमार कर देता है बॉडी को। दूसरा, 18 वर्ष की उम्र तक एक आयुर्वेदा में काश्यप संहिता में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको बोला जाता है स्वर्ण प्राशन। और स्वर्ण प्राशन इतनी कमाल की चीज़ है कि महीने में एक बार 27वें दिन पुष्य नक्षत्र आता है। यहाँ आपको गूगल कर लेने की ज़रूरत है, गूगल पे देख लीजिए पुष्य नक्षत्र किस दिन आता है। सिर्फ बच्चे की ज़ुबान पर 4 बूंद टपकानी होती है उस स्वर्ण प्राशन की। हम भी उस स्वर्ण प्राशन को बनाते हैं, बहुत सारी कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं। आप बच्चे की ज़ुबान पर टपका दीजिए, पूरे महीने कुछ नहीं करना, इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी बच्चे की, बशर्ते वो किसी अच्छी कंपनी ने बनाया हो। स्वर्ण प्राशन उसको बोलते हैं। तो ये एक मोटा सा मैंने तरीका बता दिया। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और टाइम टू टाइम हम अपनी वीडियो में बताते रहते हैं उन टिप्स को, तो दर्शक हमारे वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो महिलाएं जो इस चैनल को देखती हैं, और आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि हमारे चैनल पे महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं चैनल को। अच्छा, मुझे भी पसंद करती हैं। अब देखते हैं, वो तो एपिसोड में बताएंगे, नेचुरली करेंगी जी। तो उनके लिए कुछ आप बताइए। उनके लिए मैं आपसे 2-3 फेवर चाहूँगा उनके पार्ट से जी। जैसे उनके हेयर्स के लिए आप बताइए, महिलाओं के विशेष रूप से बालों की, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी और कई तरह के शैम्पू और ट्रीटमेंट ये सब चल रहे हैं। तो उसमें हम जो महिलाएं हैं, हमारे दर्शक जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या, कैसे वो अपने बालों की केयर करें? देखिए सर, सबसे पहले बालों की केयर के लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे जो बढ़िया तरीका होता है बालों की केयर का, वो एक तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। जिन महिलाओं को श्वेत प्रदर संबंधी यानी लिकोरिया संबंधी रोग होते हैं, या उस जैसे रोग होते हैं, या फिर पीरियड से संबंधित रोग होते हैं, तो उनको बालों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वो ऐसे समय में कोई भी बढ़िया से बढ़िया ऑयल यूज़ कर ले, कोई भी बढ़िया से बढ़िया शैम्पू यूज़ कर ले, कोई भी दवा यूज़ कर ले, ठीक नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को, अपने श्वेत प्रदर को, रक्त प्रदर संबंधी, पीरियड संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपको बालों की समस्या जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
और अभी अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अमृत की तरह ये बालों की तरह काम करेगा। आप 2-3 दिन पुरानी खट्टी दही ले लीजिए, खट्टी दही नहीं है तो रख दीजिए, 2-3 दिन बाद उसको यूज़ कर लीजिए अच्छी तरह से मत के। जो बाज़ार में सरसों के तेल की खली आती है, 100 ग्राम में 10 ग्राम उसका पाउडर मिला लीजिए, यानी 100 ग्राम खट्टी दही में 10 ग्राम सरसों की तेल का पाउडर, सरसों की तेल की खली का पाउडर आप वो मिला लीजिए। उसको अच्छी तरह से मैश कीजिए और अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। आधे घंटे बाद आप उसको सादे पानी से वॉश कर लीजिए। और उसके बाद भी यदि फिर भी आपको लगता है मुझे और अपने हेयर को वॉश करने की ज़रूरत है, तो आप किसी अच्छे शैम्पू से, जो आयुर्वेदा का शैम्पू होता है, उससे आप धो लीजिए अपने बालों को। सबसे बढ़िया जो शैम्पू होता है वो रीठा आंवला शिकाकाई का होता है। रात भर आप उसको पानी में समान मात्रा में रीठा आंवला शिकाकाई पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह को वो आपको शैम्पू बना हुआ मिलेगा, छान के उससे अपने बाल धोइए, बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। यानी आप शैम्पू वालों की दुकान बंद करवाएंगे? नहीं, दुकान मुझे किसी की बंद नहीं करानी है, लेकिन आपने चूंकि मुझसे सहज एक तरीका पूछा है। जी, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। और नेचुरली वो अच्छे हो जाएंगे। जी, नेचुरली अच्छे हो जाएंगे। और उसके अलावा सभी माताओं बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी तो है नहीं कि जीवन में एक बार होने वाली है, हर महीने हर मंथ में ये मतलब ये तो चक्र है, प्रॉब्लम इसको नहीं कहेंगे। लेकिन इसके दौरान यदि जिन माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो बस उनको अजवाइन का अर्क मार्केट से ले आएँ। अजवाइन का अर्क कई सारी कंपनीज़ का बना बनाया मार्केट में आता है। 4 चम्मच थोड़े से पानी में मिला के ले लीजिए। और मेरी इस टिप को सुनने के बाद जो लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने 4 चम्मच अजवाइन के अर्क के बता दिए, अजवाइन तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बस मैं उन लोगों को यही कहूँगा, सर्दियों में हम डॉक्टर के पास गए, उनको कोई ऐसी औषधि देने की ज़रूरत हो तो वो पेशेंट को ये तो नहीं कहेंगे भैया 6 महीने रुक जा, मैं तुझे गर्मियों में दूंगा, गर्मी में आना, है ना। तो दवा होती है। ये इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कंसेप्शन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सर इसकी तासीर तो गर्म होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो प्यारे दर्शकों, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ठंडी तासीर गर्म तासीर वाली जो बात है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक आम जन को पता ही नहीं होता कि ठंडी तासीर और गर्म तासीर क्या होती है। जैसे कि आपको अचंभा होगा जान के, दही की तासीर बताइए क्या होती है? ठंडा, है ना। लेकिन दही की तासीर जो है वो गर्म होती है, और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है दही को गर्मियों में खाना भी नहीं चाहिए। गर्मियों में दही को जो है जो बेस्ट कार्य करेगी वो वर्षा ऋतु में करते हैं, और वर्षा ऋतु में लोग बाग दही खाना छोड़ देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है मेरी इस बात को सुन के बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गाली लिख दें, लेकिन ये बात मैं शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ। जैसे कि छुआरा, उसकी तासीर क्या होती है? हमें लगता है गर्म, है ना, लेकिन छुआरे की यानी खजूर की तासीर ठंडी होती है, लोग उसको सर्दियों में खाते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदा में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग बाग सोचते कुछ और हैं, वो होता कुछ और है असल में। वो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। हाँ, वो ऐसा भी कह सकते हैं। गगरी में पानी कम भरा होगा तो वो छलकेगी। हाँ जी, ठीक भरा है, ज्ञान ठीक है, हाँ तो जी, हाँ जी। तो बस मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो ठंडी तासीर गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं ये दिमाग से निकाल दीजिए। दवा होती है, दवा जिस समय आप खाएंगे वो दवा की तरह अपना कार्य करेगी। जिस तरह से मैंने च्यवनप्राश के एग्जाम्पल बताता हूँ, च्यवनप्राश में डलता है आंवला, आंवले की तासीर होती है ठंडी, लेकिन खाया वो सर्दियों में जाता है। तो है ना कितने मजे की बात। तो आंवले की तासीर यदि केवल ठंडी होती तो उससे च्यवनप्राश ना बनता, च्यवन ऋषि उसका आविष्कार ही ना करते। तो उसके साथ अन्य औषधियाँ भी मिली होती है। इसी तरह से कोई भी औषधि आप लेते हैं तो ठंडे तासीर का जो विचार है वो छोड़ दीजिए। तो हमने इसको शुरू किया था अजवैन का अर्क लेने से। अजवैन का अर्क यदि आपको मार्केट में नहीं मिल रहा तो आप 1/4 चम्मच आधे गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो आधा गिलास पानी पकता पकता आपका 1/4 रह जाए, उस पानी को आप यूज़ कीजिए। तो जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं महिलाओं के, वो पीरियड्स के समय में बहुत ज़्यादा उनमें आराम आ जाएगा। बस महिलाओं के लिए मैं यही एक विषय टच इस वजह से करना चाहूँगा कि ये हर महीने होने वाली एक प्रॉब्लम है। और जिन माताओं बहनों को लिकोरिया से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो ले लें चावल का मांड, जिसको निकाल के फेंक दिया जाता है। चावल का मांड निकाल लें, उसमें से थोड़ा सा नमक मिलाएं, चावल के मांड में सूप की तरह पी लें। जो लिकोरिया से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। लेटर ऑन स्टेज की जो दिक्कतें हैं उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप जितनी हमारी भूख है उससे ज़्यादा हमें दे रहे हैं खाने के लिए, यानी हम तो लेकिन पच जाएगा आपको। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर, इसमें जैसे हमने अभी बालों का लिया, जैसे एक बहुत बड़ा इश्यूज रहता है लेडीज़ के साथ कि वो स्किन उनकी अच्छी हो, तो एक स्किन के बारे में कुछ टिप्स भी हमारे दर्शक चाहेंगे आपसे। देखिए, स्किन को तो जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट रखेंगे, यानी बस आपको साबुन वगैरह, और आजकल तो ब्ला 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 न जाने कितने फेस वॉशेस आ गए, किस तरह के आ गए हैं, चारकोल वाले और
पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या आ रहे हैं, उन सब से दूर रहा जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ और अपना स्क्रब के फेस वॉश भी चल रहे हैं आजकल। वो तो एक समय के बाद ना, आप अगर चेहरे पे अमृत भी लगा लेंगे तो आपका चेहरा वैसी, देखिए पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, गोरा कोई क्रीम कर दे, गोरा कोई आपको नुस्खा कर दे, कोई जड़ी बूटी कर दे, कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी कहता हूं कि जैसी ईश्वर ने आपकी स्किन टोन बनाई है वैसी आपको मिल जाएगी। कुछ देर के लिए आप गोरे तो हो सकते हैं कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण का यूज़ करके, लेकिन हमेशा के लिए आप गोरे हो जाएंगे ऐसा असंभव है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए बस आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए, 2-3 बार वॉश कीजिए अपने चेहरे को अच्छे से, और यदि आपको लगता है कि आपको पसीना वगैरह कम आता है तो आप स्टीम ले सकते हैं, ताकि जो आपके क्लॉग्ड पोर्स हैं वो आपके खुल जाएं, पसीना आपको अच्छे से आने लगे। बस वो भी आपने बताया कि अगर पसीना कम आता है तो अदरवाइज आवश्यकता नहीं है, उसको भी आप 4 से 5 मिनट से ज़्यादा मत लें, बहुत ज़्यादा भाप तेज ना लगने दें, अदरवाइज वो चेहरा आपका जला सकता है। बाकी तो आप अपनी ब्यूटिशियन के पास जाना चाहें जा सकते हैं, डाइटिशियन के पास जाना चाहें जा सकते हैं, मैं क्यों मना करूँगा, ये तो आपकी अपनी कॉल है, आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपका अपना पर्सनल लाइफ है। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मेरी ये टिप है। राइट। अच्छा, एक जैसे अपनी आँखों के देखभाल की जी, क्योंकि आँखों का जो आकर्षण है, जो महिलाओं का विशेष रूप से उनका ध्यान रहता है कि मेरी आँखें अच्छी रहें, और केवल आई साइट नहीं, आँखों की वैसे सुंदरता भी ओवरऑल, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए 3 चीज़ें बताऊंगा, और वो 3 चीज़ें सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वो कहीं पे गांठ मार के रख लें, यानी इस टिप को सेव करके रख लें और शेयर कर दें। क्या बात है। इस वजह से कि एक तो सबसे बढ़िया जो है हस्ततल यानी आपकी हथेली आपको ऐसे रगड़ लेनी है, जब आपको लगे काफ़ी गर्म हो गई तो ऐसे लगा लेना है। ये बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में तो ये तक कहा गया है कि अंधत्व यदि आपको आ रहा है, तिमिर अंधत्व, तो वो तक आपका रुक जाता है और वो घटना शुरू हो जाता है। क्या बात। पहली टिप। दूसरी टिप, जो ये चलन आजकल चला है, कुछ लोगों ने चलाया है कि सुबह उठकर अपनी लार लगा लीजिए आंखों में, सर्वनाश कर देगी आपकी आंखों का वो। आयुर्वेद का वो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो श्लोक भेज दूंगा जहां पर लिखा हुआ है कि कफ प्रधान कोई भी औषधि, कफ प्रधान कोई भी द्रव्य यदि आप आंखों में डालते हैं तो उससे आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है। ये जो लार होती है सुबह को उठते जब आप हैं तो वो कफ प्रधान होती है, सबसे ज़्यादा कफ उस समय होता है, वो आपकी आंखों को खराब कर सकती है। ठीक है, हो सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में गाली फिर से मिल जाए, लेकिन मैं साथ में वो श्लोक लगवा, आपसे आग्रह करूंगा, मैं भेजूंगा आपको, उसमें लगा देना। और तीसरा, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं मैं बताऊंगा, पुरुषों के लिए मैं बताऊंगा। जिन लोगों को अपने नोस्ट्रिल्स के बाल खींचने की आदत होती है, उससे आंखों की रोशनी घटती है। बैठे बैठे जो लोग बाल खींचते हैं ना, तो आंखों की रोशनी कम होती है। आप कहेंगे, उसका भी रेफरेंस मैं आपको भेज दूंगा। और चौथी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी आंखें जो हैं वो और ज़्यादा उनमें अच्छा सुंदर प्रभाव रहे, तो त्रिफला ले लीजिए मार्केट से, किसी अच्छी कंपनी का। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि त्रिफला घर में ले आइए। हरड़, बेहड़ा, आंवला, 3 उसमें चीज़ें होती हैं, समान मात्रा में मार्केट से 100-100 ग्राम ले आइए। घर में उसको पीसिए, यवकुट सा मोटा सा पीसिए, बहुत ज़्यादा बारीक, उसको दरदरा, उसको बहुत ज़्यादा बारीक मत आप कीजिए। और उसमें आप रात में या तो शहद या फिर देशी घी, इस पर भी मैंने रील बनाई हुई है, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। समान मात्रा के त्रिफले में घर में ला के पीसिए, उसको दरदरा पीसिए, उसमें शहद या फिर देशी घी, लेहम यानी चटनी जैसा उसको बना लीजिए। अच्छा। और 1 चम्मच के करीब रात में आप उसको खाकर सो जाइए। जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है वो तेजी से दूर हो जाए। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा इजी, बहुत टिप्स आपने दे दी। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने हमारे दर्शकों को शुरू में ही बताया कि आप किडनी, मूत्र रोग और यौन रोग विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से जो आपकी वो है एक्सपर्टाइज है वो उसमें है। तो हमारे दर्शकों को किडनी की केयर कैसे करें, कैसे वो सही फ्लो में, क्योंकि आजकल बहुत केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं, वो जो किडनी खराब होती हैं वो मुख्यतः 3 कारण से होती हैं। मदिरा सेवन से, अल्कोहल इंटेक से, हाई बीपी से, और तीसरा है आपका स्टोन के कारण, पथरी के कारण। तो मदिरा सेवन, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर इसको रोकने की कोई दवा है क्या, तो उसका सबसे अच्छी जो दवा आती है वो आती है लठ, डंडा। अरे वाह। ठीक है, हमने बहुत ऐड टीवी में देखे हैं
जिसमें ये होता है कि भाई इसको खाने से, दवाई को लेने से और ये नशा मुक्ति या सर कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है। अच्छा। हाँ, सल्फर वगैरह के नाम से होम्योपैथ में दवा ज़रूर आती है, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन वो पिताजी का डंडा ही मतलब, हाँ, पिताजी का, माँ का, बीवी का, बच्चों का डंडा ही काम करेगा या अपना सेल्फ मोटिवेशन काम करेगा। तो इसके लिए तो ये दवा है। दूसरा, बीपी को कंट्रोल कैसे करना है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, वो बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि बीपी आपका एकदम से शूट अप कर गया, ऑल्दो मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, लेकिन हर पैथी की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। तो एक एलोपैथ में दवा आती है डेपिन करके, वो 5 पोटेंसी की और 10 पोटेंसी की जनरली आती है। आपको लगता है कि नीचे का जो बीपी है वो 100-110 है और ऊपर का जो बीपी है वो 190, 200, 210, 220 हो गया, तो ऐसी स्थिति में किडनी खराब होने के चांसेस ही नहीं है, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक तक होने की संभावना है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए, वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आता है, उसमें सुई आप मारिए, 2 से 3 बूंद व्यक्ति की जीभ के नीचे टपका दीजिए और बाकी का कैप्सूल उसको खिला दीजिए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, 2-3 बूंद जो नीचे आपने जीभ के नीचे टपकाई है वो ब्लड सर्कुलेशन में तुरंत आ जाएगी और जो वो पेट के अंदर कैप्सूल गया वो धीरे धीरे आधा से 1 घंटे तक बॉडी के अंदर काम करेगा। तो ऐसी स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई, आपकी किडनी का जो ज़्यादा खराब होने की संभावना है उससे भी बच गए, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की संभावना से, हार्ट अटैक वगैरह की संभावना से बच गए और डॉक्टर के पास जाने का आपको टाइम मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको परमानेंट तौर पे ये अपने घर में हमेशा के लिए कर लेना चाहिए। आयुर्वेदा की यदि मैं बात करूँ तो आयुर्वेदा में इसको लेके अश्वगंधा बहुत बेहतरीन औषधि है। कई कंपनीज के सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं जो पानी की फॉर्म में, एक पानी की तरह अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट भरा हुआ होता है, आप वो ले सकते हैं। डाबर कंपनी का स्ट्रेस कॉम कैप्सूल आता है, बहुत बढ़िया काम करता है। उसके अलावा सर्पगंधावटी आती है, जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत बढ़िया काम करेगी, आपके बीपी को कंट्रोल करने का कार्य करेगी। और सबसे अच्छी जो औषधि है अगर, तो वो ये है कि बीवी के साथ अगर कुछ कहा सुनी हो जाए तो उनके आगे हाथ जोड़ दो जी आप ठीक मैं गलत। मम्मी से कहा सुनी हो जाए तो हाथ जोड़ दो जी आप ठीक मम्मी मैं गलत, कोई बात नहीं। आपने शुरू में कहा ना बीपी की समस्या, मुझे लगा बीवी की समस्या आप बोलने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बीपी की समस्या के मैंने तरीका बता दिया और दूसरा बीवी की समस्या से भी आपको बचना है। अगर कहा सुनी हो जाए तो 1-2 घंटे के लिए इधर उधर हो जाइए तो आप हाई बीपी से बच सकते हैं, नॉर्मलाइज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की जी, क्योंकि जनरली एलोपैथ के जो फिजिशियन हैं वो आयुर्वेद को सपोर्ट नहीं करते और आयुर्वेद का, मैंने जो मेरा अध्ययन रहा है, देखा समझा है, वो आयुर्वेद की जो एक्सपर्ट्स हैं वो कभी एलोपैथी को सपोर्ट नहीं करते। जैसे आपने सीधे सीधे एक मेडिसिन का नाम लिया और आपने कहा कि उसका सेवन कर लें, तो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी शो में, हालांकि हमारे यहाँ हम काफ़ी शोज़ हम लोग करते हैं, तो ये मुझे थोड़ा अपीलिंग लगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, चिकित्सक का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव जो होना चाहिए वो उसको इमरजेंसी स्थिति से बाहर निकालने का होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसी खराब स्थिति में आते हुए, अपनी जिद की वजह से खराब होते हुए कि मैं तो आयुर्वेदा करूँगा जी। भैया आयुर्वेदा में हर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथ में हर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन है। मैं फॉल्स इंप्रेशन में पेशेंट को रखूं कि आयुर्वेद से मैं ठीक कर दूंगा और वो बेचारा मर जाए तो मुझे ऊपर भी जाके जवाब देना पड़ेगा, यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा है मैं सच सच बता दूं कि भैया इसकी जो लिमिटेशन है वो आयुर्वेदा में इतनी है, एलोपैथी में इतनी है। जैसे कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है किडनी डिजीजेस का। किडनी फेलियर को आयुर्वेदा में कहा जाता है व्रक्कर्मण्यता। व्रक मीन्स गुर्दा, अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन, गुर्दे का निकम्मापन। तो गुर्दे का निकम्मापन यदि किसी को हो जाए तो आयुर्वेदा में उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन एलोपैथ, यदि व्यक्ति को लगता है, डॉक्टर को लगता है बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी अब व्यक्ति ऐसी स्टेज में आ गया है कि डायलिसिस से बचा नहीं जा सकता, तो उसकी डायलिसिस करा देनी चाहिए। फिर से कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर से उसको दोबारा धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा सकता है अपनी नेचुरल मेडिसिन पे, आयुर्वेदा की मेडिसिन पे। हमने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है। मतलब हमें जब लगा कि नहीं इनकी डायलिसिस करानी ही पड़ेगी, शुरू में वो डायलिसिस करा रहे थे, फिर आयुर्वेदा पे आए, फिर वो ठीक होने लगे। फिर किसी वजह से जब व्यक्ति कंफर्ट जोन में आ जाता है तो वो मतलब कुछ भी खाना पीना शुरू कर देता है, दवा ध्यान से नहीं खाता, तो वो डायलिसिस कराने वाली स्थिति में आ गए। तो फिर से हमने कहा कि अब आपको 1-2 डायलिसिस कराने की ज़रूरत है। मेरे पास ऐसे तक पेशेंट हैं जिनका 13 क्रेटिनिन लेवल हो गया। नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल जो होता है वो 1.2 होता है। अच्छा। और वो 13 तक पहुंच गया, उनको डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो आयुर्वेदा में भी इसी तरह से श्रेणियाँ होती हैं, सुख साध्य, कृच साध्य, असाध्य, यानी आराम से इसको ट्रीट किया जा सकता है। कृच साध्य मीन्स कि आप दवाएं भी करनी पड़ेंगी, इनका परहेज भी कराना पड़ेगा तो भी मुश्किल से ठीक होगा, या जीवन भर औषधि खानी पड़ेगी। और असाध्य मीन्स ठीक ही नहीं होगा। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी रिसर्चेस के साथ असाध्य उसको लिख दिया, तो आप कौन होते हो उसको ये कहने वाले कि जी नहीं मैं ठीक कर दूंगा। आपको ये पहचानने की जरूरत है कि वो असाध्य श्रेणी में है, तो आप उनके सामने हाथ जोड़ दें, पोलाइटली उनको कह दें कि भैया आप कोई और ऑप्शन देख लीजिए, क्षमता के बाहर है हमारी, है ना। तो इसमें कोई आपकी शान वाली बात नहीं है। शान वाली बात आपने बहुत अच्छी, हाँ जी, शान वाली बात इसमें है कि आप उसको फॉल्स इंप्रेशन में ना रखें। तीसरा जो पॉइंट है गुर्दे में पथरी वाला, गुर्दे में पथरी वाला बहुत आजकल चमत्कारिक औषधियाँ बिक रही हैं, 2 दिन 2 खुराक बाहर, और फला मंदिर में जाते हैं, वो पेड़ से पत्ते तोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, हो जाता है, वो 4 खुराक देते हैं, पथरी बाहर निकल जाती है। जी, वॉल पेंटिंग बहुत हो रखी है, गुर्दे की पथरी बाहर, है ना, स्टिकर मिलेंगे आपको, स्टिकर मिलेंगे। तो भैया ये जो चीज़ें होती हैं मैजिक रेमेडीज़ वाली, ये जो शुरू में तो आपको बड़ा मज़ा देती हैं, लेकिन आप ये सोचिए मांस का एक टुकड़ा है, उसके अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसमें से 4 खुराक देकर उस पत्थर के टुकड़े को बाहर निकाल लो, उस मांस के टुकड़े का क्या हाल होगा। आज तो आपको पता नहीं चल रहा, साल भर बाद आपकी जब किडनी फेल होगी या 2 साल बाद फेल होगी, तो आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि वो वाली आप ये कह दीजिए मैंने 4 खुराक खाई थी, अब मुझे 16 खुराक खिला दीजिए डॉक्टर साहब, अब मैं ठीक हो जाऊँ। तो कृपया करके ऐसी दवाओं से बचें। नहीं डॉक्टर साहब, खुराक की बात तो आपने कही, हम देखते भी हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि वो कोई चुटकी बजाने से निकाल देते हैं, कोई दांतों से मुंह से निकाल देते हैं, कोई। हाँ, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, कोई कुछ भी कहे, ये सिर्फ एक जादूगरी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे कॉइन रखा, इस हाथ में लिया, वो इस हाथ में नहीं आया, वो कॉइन यहाँ पे रहता है, तो उसी तरह से वो पत्थर यहाँ छिपा रहता है, उधर छिपा रहता है, कहीं से वो निकाल के दिखा दिया, और वो कोई ऐसा तरीका नहीं है। मतलब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि आप ट्रेन के आगे खड़े हो गए तो उसकी प्रकृति आपको काटना, तो कोई कह दे जी तू बेफिक्र होके जाके ट्रेन के आगे खड़ा होके तो देख, कुछ भी नहीं होगा। अरे भैया वो काटेगी। आप 440 वोल्ट के करंट के वायर में हाथ लगाओगे तो वो आपको मार देगी, करंट लगेगा ही लगेगा, कोई तरीका ही नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी सिंपल लॉजिक है। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया पे गोखरू और पुनर्नवा को लेके बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि किडनी फेल कैसी भी हो, आप पीपल की छाल ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अगर ऐसा होता तो आयुर्वेदा के अंदर सर्वतोभद्र करके एक वटी होती है जो 200 रुपये की एक टैबलेट है। कई बार व्यक्ति को वो दिन में 3-3 टैबलेट तक खिलानी पड़ती है, 600 रुपये की अकेली एक टैबलेट दिन में 3 बार, तो वो आयुर्वेदा में ना बनती। आयुर्वेदा के जो रिसर्चर्स हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने केवल नीम की छाल और पीपल की छाल से इलाज लिख दिया होता, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग खराब हो रहे हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल मशीनें बन रही हैं कि आप आधे घंटे के लिए इतने टेम्परेचर में गर्म पानी में लेट जाइए, कटी वस्ती कीजिए, कटी स्नान कीजिए, ठीक हो जाएगा। वो एक हेल्पफुल प्रोसेस है, वो आपकी किडनी को कुछ समय के लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण औषधि नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस तरह की यदि आप कोई दिक्कत देखें कि आपके यूरिन में, पेशाब में झाग आ रहा है, तो प्रोटीन का डिस्चार्ज हो रहा है, आप अपने प्रोटीन का यूरिन का सिंपल सा टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाइए, इनिशियल स्टेज में वो आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एल्कलाइन, जो जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत है पेशाब में जलन वगैरह की, वो कोशिश करें एल्कलाइन जो पदार्थ होते हैं वो उनका यूज़ करें, छाछ का यूज़ करें, जौ का पानी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, बियर मत समझ लेना सर। अच्छा, बहुत कमेंट बॉक्स में कई बार जौ का पानी चलता है वो जौ का पानी मीन्स आपको रात को जौ को पानी में भिगो के रख देना है, 1 चम्मच जौ को लगभग आधा ग्लास पानी में, और सुबह को जब अच्छी तरह से वो फूल जाए तो उसको आप हाथ से रगड़ लीजिए। आयुर्वेदा में इस प्रोसेस को बोला जाता है हिम बनाना, तो उसको हिम बना के पी लीजिए, उबालना वगैरह कुछ नहीं करना है। इसके अलावा और बहुत सारी औषधि आती हैं जो काम करती हैं आयुर्वेदा में, जैसे मैंने बताया सर्वतोभद्रवटी। मतलब ये किडनी की बीमारी किसी को यदि हो जाए तो ये इस तरह की बीमारी है कि केवल किडनी का ट्रीटमेंट करने से वो बीमारी ठीक नहीं होगी, आपको साथ में लीवर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको हो सकता है शुगर यदि है तो शुगर का भी ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ेगा, बीपी यदि है तो बीपी का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति वाकई में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है
तो वो आयुर्वेदा को ये ना समझे कि मैं तो गोखरू का काढ़ा पी लूंगा ठीक हो जाऊंगा। गोखरू का काढ़ा बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में उस समय काम करता है यदि आपको मूत्रकृष्टता हो, यानी आपको ऐसी डिजीज हो कि आपको यूरिन कम पास आउट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गोखरू अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि आपको यूरिन प्रॉपर आ रहा है और आप गोखरू ले रहे हैं तो गोखरू कुछ भी कार्य नहीं करेगा। उसके लिए और अन्य बहुत सारी औषधि हैं। ये मैंने मोटे तौर पे समझाने की इस वजह से कोशिश की है कि आजकल ये चीज़ें मार्केट में, मैं वीडियोस में अक्सर सुनता हूँ कि व्यक्ति के मन में इस तरह के चमत्कारिक तरीके से उसका प्रभाव डाला जाता है कि व्यक्ति फॉल्स इंप्रेशन में आ जाता है और वो बेचारा कहीं का भी नहीं रहता। मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम्पल है, आपने जो बात कही उससे ध्यान आता है कि वो वैद्य जी के पास गए, उन्होंने कहा मेरे पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, कई दिन से ये वो प्रॉब्लम जो भी उसने बताई, और डॉक्टर साहब ने कुछ, वैद्य जी ने कुछ पर्चे पे लिख के दे दिया। तो वो पास की दुकान पे नहीं मिला तो एक पंसारी की दुकान पे जहाँ भी गए, उन्होंने कहा ये निकाल दो भाई दवाई। तो उसने कहा कि ये तो लूज मोशन की दवाई है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा मेरे तो कुछ और इशू है, उसने जो बताया। तो उसने कहा नहीं, ये तो लूज मोशन की दवाई है। अब उसने अपनी डॉक्टरी लगा दी पंसारी ने, क्योंकि उसका भी सामान बेचने का 15 साल का अनुभव है, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं है। अब जो लेके आया उसको दिमाग में वही बैठा, वो दवाई लेके पहुंच गया फिर वैद्य जी के पास कि जी ये तो लूज मोशन की दवाई है। बोले तुझे इलाज मेरा लेना है या पंसारी का लेना है, तय कर ले और उसके बाद ले इलाज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो आयुर्वेद ऐसी चीज है, एक्सपर्ट के बिना यहाँ कुछ नहीं है जी। रील और यूट्यूब और ये जो चल रहा है, कहते हैं इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अर्थ का अनर्थ हो जाता है बॉस। शास्त्रों में लिखा हुआ है मांस रस का यूज प्रयोग करें। अब मांस कहते हैं मांस को, जो हमारी बॉडी के अंदर मांस है, फ्लैश को, और मांस कहते हैं उड़द की दाल को भी, माश की दाल कहते हैं राजमाश की दाल, तो माश उसको भी बोलते हैं। और एक आयुर्वेदा में आती है जटामासी, उससे बालों की दवा भी बनती है, बीपी की दवा भी बनती है, उसको भी आम भाषा में मांस बोला जाता है, मांस आदि क्वाथ। अब बताइए तीन चीज़ों को मांस, अब कोई एक्सपर्ट यदि नहीं है वो कैसे डिसाइड करेगा मांस किसको बोला जाता है? नॉन वेज खाना शुरू कर देगा, नॉन वेज खाना शुरू कर देगा। हालांकि नॉन वेज से इलाज होता है आयुर्वेदा में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना गूढ़ विज्ञान है कि यदि आपको, आपकी कमांड संस्कृत पे नहीं है, आपकी कमांड हिंदी पे नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ होना तय है। एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपका जो एक्सपर्टाइज है उसमें यौन रोग भी है, तो आजकल क्या ये भी बहुत बड़ी समस्या है? आप, स्वाभाविक है आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते भी होंगे, हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए कि किस तरह से, क्योंकि यौन रोग और यौन असंतुष्टि दोनों ही चीज़ें मैं बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत देखने में आ रही हैं। यौन असंतुष्टि, यौन रोग, अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे, तो आज के समय में क्या मुख्यतः तीन ही तरह की दिक्कतें व्यक्ति को होती हैं: लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। वैसे तो इसके ऊपर अथाह ज्ञान फैला पड़ा है, सफ़ेद मूसली खाइए, शतावरी खाइए, कौछ के बीज खाइए, पंजा खाइए, सबको पता है, आजकल पैदा होते बच्चे को भी पता है वीडियोस के कारण। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि ये औषधियाँ जो हैं मोटे तौर पे तब कार्य करती हैं यदि आप ये खुद समझ सकें या आपके चिकित्सक ये समझ सकें कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। मनोअवसाद की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम है, घर में कोई क्लेश आदि रहता है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो साथ में आपको अश्वगंधा और उसको ब्राह्मी भी देने की ज़रूरत पड़ेगी, शंख पुष्पी भी देने की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार व्यक्ति केवल इन्हीं औषधियों से ठीक हो जाता है। और व्यक्ति को खुद ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि यदि मैं, कारण क्या होता है कि आज के टाइम में सफ़ेद मूसली हुआ, अश्वगंधा हुआ, शतावरी हुई, कौछ के बीज हुई, 4-5 चीज़ें तो इतनी ज़्यादा कॉमन है कि व्यक्ति बस खुद भाग पड़ता है पंसारी के यहाँ से इनको खरीदने के लिए, घर में ला के कूटता पीसता है, और वो फिर द डे एंड में 40 दिन बाद यूज़ करने के बाद शिलाजीत, जैसे शिलाजीत हुआ, शिलाजीत भैया, शिलाजीत जो है आयुर्वेदा के अनुसार मैं बात करूँ तो स्थापन का कार्य करती है, चीज़ों को स्थापित, जहाँ रहनी चाहिए वहीं स्थापित करने का। जैसे किसी को टीबी है, टीबी को भी ठीक करने का कार्य करती है। चंद्रप्रभावटी मूत्र रोगों की दवाई है, मूत्र रोगों में बहुत बेहतरीन कार्य करती है। तो वो केवल सेक्स रोगों से संबंधित दवा नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ शिलाजीत का जहाँ पे नाम आया तो व्यक्ति कहता है जी शिलाजीत बढ़िया है क्या, तो वो इस वजह से कहते हैं कि उनका ध्यान ही केवल वहीं जाता है। तो इन चीज़ों से बचें। सेल्फ मेडिकेशन यौन रोग से संबंधित दिक्कतों में इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति 5-7 हज़ार रुपये तो अपने खर्च कर चुका होता है, 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर चुका होता है, और उसको कॉम्बिनेशन रेशियो पता नहीं होता कितना मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, किस वजह से कितना मिलाया जाना चाहिए। वो अपने पैसे इतना ज़्यादा खराब कर चुका होता है कि वो ये मान चुका होता है मैंने तो आयुर्वेद बहुत कर लिया। भैया आपने आयुर्वेद नहीं किया, आपने टोने टोटके किए हैं। आपने बस से 10 रुपये की जो 4 किताबें बिकती है ना,
कि बताइए कौन से देश में पिक्चर वो नहीं है, बताइए कौन से देश में कि भी मच्छर नहीं है। उसमें आखिरी के 3 पेज पे आपको नुस्खे लिखे मिलेंगे आयुर्वेद के, और किचन की टिप्स लिखी मिलेंगी। उसमें पनीर वनीर बनाना सब कुछ लिखा मिलता है। डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, उसमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। तो व्यक्ति उसको संपूर्ण आयुर्वेद सोचता है जी आयुर्वेद में तो ये लिखा होता है। भैया वो आयुर्वेद नहीं है, वो टोने टोटके है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि आप किसी यौन चिकित्सक के पास जाइए। यदि आपको अच्छा ट्रीटमेंट कराना है, आपको मौज मस्ती के लिए कोई दवा खानी है, तो फिर तो आप कोई भी दवा खा सकते हैं। जो लोग कहते हैं सर मुझे समय कम की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सब क्रैश है। कुछ भी नहीं होता। समय कम ज़्यादा डिफाइन करना, ये किसी पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कम ज़्यादा क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि फिर भी आप मुझसे पूछना चाहेंगे ही, क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि जी आप भी कोई दवा बनाते हैं क्या, तो इसके लिए हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं चिलगोज़ा पाक करके। वो चिलगोज़ा पाक लेटर ऑन स्टेज में और अर्लियर स्टेज में बहुत बढ़िया काम करता है। वो हमारे बेसिकली ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है, उस पे जाके कार्य करता है और बॉडी के उन अंगों को वो मैसेज दे देता है जो अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर रहे। बेसिकली मूत्र से संबंधित जो रोग होते हैं उससे वो ठीक हो जाते हैं, यौन संबंधी जो रोग होते हैं उससे वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन हर स्थिति में ठीक नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस औषधि को मंगा के मैं इसको खा लूँगा और ठीक हो जाऊँगा, तो 80 से 90% तक रोगी इस औषधि से घर बैठे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन 10 से 20% रोगी नहीं भी होते। उनको हमारे पास आके ही या फिर किसी अच्छे यौन चिकित्सक के पास जाके ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तभी उनको लाभ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आज आपके साथ बात करके बहुत आनंद आया। एक्चुअली मुझे बहुत आनंद आया। आपने कितना एंजॉय किया या कैसा आपको लगा, मैंने वो बहुत आप एंजॉय बताएंगे। किया। तो अगर आपके अंदाज में इस बात को कहें तो फिर हम कहेंगे मज़ा ही तो आ गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आपने भी नेचुरली इसको खूब एंजॉय किया होगा हमारे इस पॉडकास्ट को, और आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना खास ख्याल रखें। और साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं डॉक्टर साहब के लिए भी। आपको अगर डॉक्टर साहब से कोई एडवाइस चाहिए तो आप यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको डॉक्टर साहब से कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद।